मूवी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक छोटी लड़की को देखते हैं जो अपने घर के एटिक में बैठकर अपने डरावने खिलौनों के साथ खेल रही होती है। उस घर के दूसरे कमरे में हम उसके फादर जेफ को देखते हैं जो बहुत अच्छा स्केच आर्टिस्ट होता है। फिलहाल वो जॉबलेस होता है एंड उसने बहुत पुराने कैरेक्टर ग्रिसली किन का एक स्केच बनाया होता है एंड वो इस स्केच को समांता नाम की एक लड़की को दिखा रहा होता है जो उसी की बेटी जेनी की बेबी सिटर होती है। तभी हम देखते हैं कि जेफ की वाइफ मैगी जॉब से घर वापस आ जाती है। मैगी अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड होती है, उसकी बहुत अच्छी जॉब होती है एंड ये घर भी उसी का होता है। दोबारा से हम जेनी को देखते हैं। एटिक के रोशनदान में उसे एक बर्ड दिखाई देता है। जेनी को बर्ड्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं इसलिए वो उसको पकड़ने के लिए उस रोशनदान के पास में चली जाती है एंड वहाँ पर जेनी उस बर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो वहाँ से नीचे गिर जाती है। वहाँ से नीचे गिरने के बाद जेनी के सर में चोट लग जाती है एंड ये बात जब मैगी को पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है। फिर वहाँ पर मैगी जेफ को सुनाने लगती है क्योंकि उसे हमेशा से अपनी बेटी की फ्यूचर की टेंशन होती थी। मैगी को हमेशा से ऐसा लगता था कि जेफ जॉबलेस के साथ साथ केयरलेस भी है, आगे चलकर वो उसकी बेटी का कैसे ख्याल रखेगा एंड इसी चीज को लेकर मैगी की जेफ से हमेशा लड़ाई हुआ करती थी एंड फाइनली अब वो ये डिसाइड करती है कि वो जेफ से तलाक लेकर जेनी की पूरी कस्टडी ले लेगी। फिर अगले दिन मैगी अपने फैमिली वकील के सामने जेफ से तलाक लेने की बात कहती है। वहाँ पर मैगी और मैगी के फादर जेफ को एक चेक भी देने की कोशिश करते हैं ताकि वो इन पैसों से अपनी कुछ दिनों की लाइफ बिता सके, लेकिन वो इस चेक को लेने से मना कर देता है एंड वो भी वकील से जेनी की कस्टडी लेने की बात कहता है। लेकिन जेफ को जेनी की कस्टडी नहीं मिलती क्योंकि वो बेरोजगार होता है, लेकिन वकील उसको जेनी से वीकेंड पर मिलने की परमिशन दे देता है। फिर उसके बाद में मैगी जेनी को अपने साथ अपने फादर के घर ले जाती है। फिर वीकेंड आने पर जेफ जेनी से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पर वो जेनी के साथ मिलकर एक स्केच बना रहा होता है। फिर वहाँ पर जेफ के पास में उसका एक बहुत पुराना दोस्त आता है जो जेफ को ये बताता है कि उसने कॉमिक कंपनी खोली है। साथ में वो जेफ को ये भी बोलता है कि वो जेफ के साथ काम करना चाहता है। फिर जैसा कि मैंने आपको कहा कि जेफ ग्रिसली किन नाम के कैरेक्टर पर काम कर रहा होता है तो जेफ इसके बारे में अपने दोस्त को भी बताता है, जिसके बाद जेफ का दोस्त जेफ को उस कैरेक्टर को लॉन्च करने से मना कर देता है एंड साथ में ये भी कहता है कि अगर वो इस कैरेक्टर को लॉन्च करेगा भी तो एक नई तरीके से करेगा। तभी जेफ के पास में मैगी का फोन आ जाता है और वो जेनी को अपने पास लाने की बात कहने लगती है। फिर जेफ मैगी को अपने दोस्त के बारे में बताते हुए ये कहता है कि मेरे दोस्त की एक कॉमिक कंपनी है जिसके थ्रू वो ग्रिसली किन नाम के कैरेक्टर को लॉन्च करना चाहता है। अभी उसका दोस्त जेफ को ये बोलता है कि उसने इस कैरेक्टर को लॉन्च करने की बात नहीं कही बल्कि इस कैरेक्टर को नए तरीके से लॉन्च करने की बात कही है एंड इतना बोलकर उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। मैगी पहले से ही जेफ के जॉब को लेकर टेंशन में होती है, ये बात सुनकर उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जेफ को दोबारा से छोटी मोटी जॉब करने की सलाह देने लगती है। तभी अचानक से मैगी का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है एंड इस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। फिर अगले दिन मैगी की मौत का शोक मनाने के लिए कुछ लोग जेफ के पास में उसके घर जाते हैं। जेफ ने बहुत पहले एक पेंटिंग बनाई होती है जिसमें वो मैगी और जेनी के साथ में होता है। इस पेंटिंग को वो अपने फादर इन लॉ को दिखा रहा होता है। फिर उसके बाद में जेफ घर पर आए हुए लोगों के सामने खड़े होकर एक इमोशनल स्पीच देने लगता है। जब वो स्पीच दे रहा होता है तो उसके पीछे की जो पेंटिंग होती है उसके पास में कुछ मोमबत्ती होती है जिसमें से एक मोमबत्ती गिर जाती है जिसकी वजह से वो पेंटिंग जल जाती है। लेकिन हैरानगी की बात ये होती है कि उस पेंटिंग का सिर्फ एक हिस्सा जलता है जिस हिस्से में जेफ का फेस होता है। ये देखने के बाद में जेफ के साथ साथ वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मैगी के फादर को ये लगने लगता है कि जेफ ने जानबूझकर मैगी को मरवाया है ताकि मैगी के मरने के बाद उसकी सारी धन दौलत जेफ के नाम हो जाए एंड वो जेनी के साथ में एक ऐशो आराम की लाइफ जी सके। फिर इसके बाद में मैगी के फादर मैगी की मौत का इन्वेस्टिगेशन करवाना शुरू कर देते हैं। फिर रात में जेफ जब सो रहा होता है तो उसे एक बहुत भयानक सपना आता है जिसमें वो ये देखता है कि एटिक के गेट से एक अजीब सा इंसान बाहर आता है। वो उल्टा होकर अपने हाथ पैरों पर चलकर सीधा जेफ के पास में आता है एंड उसे मारने की कोशिश करता है। तभी अचानक से जेफ की आंख खुल जाती है एंड वो ये देखता है कि उसके सामने एक जोकर का मास्क पहने एक अजीब सा शख्स खड़ा होता है। फिर दोबारा से जेफ की आंख खुल जाती है एंड यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये दोनों सिर्फ उसका एक भयानक सपना होता है। फिर उसके बाद में जेफ उठ जाता है एंड मॉर्निंग में अपनी बेटी के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करता है। तभी उसके घर पर मैगी के फादर आते हैं। फिर वहाँ पर मैगी के फादर कस्टडी की पिटीशन देते हुए जेफ को ये बोलते हैं कि अब वो उसकी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी करेगा। मैगी की आखिरी इच्छा यही होती है कि जेनी उसके साथ में उसके पास रहे एंड साथ में वो जेफ को ये भी बोलता है कि अब वो जेनी को अपने साथ में ले जाना चाहता है एंड इसके लिए वो जेफ को 72 घंटों का टाइम देता है। इतना बोलकर मैगी के फादर वहाँ से चले जाते हैं एंड तभी जेफ के घर पर समांता आ जाती है जो जेनी की बेबी सिटर होती है। इसके बाद में जेफ समांता को जेनी को संभालने को कहता है एंड उसके बाद में वो सीधा अपने दोस्त की कंपनी में चला जाता है। उसके दोस्त की कंपनी में हम एक एलन नाम के आदमी को देखते हैं जो एक डार्क प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है। एलन एक ऐसा कॉमिक बनाना चाहता था जो डार्कनेस को प्रेजेंट करे। इन्हीं सबसे रिलेटेड वो जेफ के दोस्त को बता रहा होता है। एलन के जाने के बाद में जेफ
जेफ अपने दोस्त से उसकी कंपनी में इंकिंग की जॉब मांगता है। ये सुनने के बाद में उसका दोस्त जेफ को अपनी कंपनी में इंकिंग की जॉब दे देता है। फिर जेफ वापस घर आने के बाद में समांथा को अपनी जॉब मिलने की बात बताता है। फिर उसके बाद में समांथा उसे कांग्रेचुलेशन बोलकर उससे कुछ देर बात करके वहाँ से चली जाती है। फिर रात में जेनी जब अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे अचानक से अपने कमरे की खिड़की पर कोई दिखाई देता है। एंड इधर जेफ अपने कमरे में बैठकर स्केच का कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसे कुछ बाहर से आवाजें सुनाई देने लगती है। जैसे ही वो अपने कमरे की खिड़की खोलकर बाहर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन इसकी वजह से जेफ को वहाँ पर कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक अजीब से क्रिएचर का स्केच क्रिएट कर देता है। फिर अगले दिन वो अपने दोस्त के ऑफिस में जाकर अपना काम दिखा रहा होता है। एंड वहाँ पर एलन भी खड़ा होता है और वो जेफ की उसी स्केच को देख लेता है। ये देखने के बाद वो पूरी तरह खुश हो जाता है, क्योंकि वो इसी तरीके का कोई कॉमिक कैरेक्टर बनाना चाहता था। एंड वो तुरंत ही जेफ के दोस्त से जेफ को काम पर रखने को कहने लगता है। इतना बोलकर एलन अपने केबिन में आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में जेफ भी उसके केबिन में चला जाता है। फिर वहाँ पर एलन जेफ को ये बोलता है कि अब से तुम जो कुछ भी अपने सपने में देखोगे उसको स्केच करके अगले दिन मुझे दिखाओगे। फिर वहाँ से जेफ वापस अपने घर पर आ जाता है और घर पर आने के बाद वो उसी अजीब से क्रिएचर की स्केच बनाने लगता है। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं। जब वो अपने कमरे में सो रही होती है तो उसके कमरे में भी वो जोकर जैसा दिखने वाला शख्स आता है। इसे देखने के बाद जेनी पूरी तरह डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो दिखने में बहुत ज्यादा डरावना होता है। अभी वहाँ पर जेफ आ जाता है और जेफ जेनी को समझा बुझा कर उसके साथ में ही सो जाता है। जेफ को ऐसा लग रहा था कि मैगी के मरने के बाद अब जेनी ठीक नहीं रहती, इसलिए वो अगला पूरा दिन अपनी बेटी के साथ में बिताता है, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ पूरा दिन खेलता है एंड उसे एंटरटेन करने की कोशिश करता है। सोने से पहले जेफ अपनी बेटी के कमरे में एक सीसीटीवी लगा देता है, जिसके जरिए वो अपने कमरे में बैठकर सारी चीजें देख रहा होता है। फिर वहाँ से वो अपने कमरे में आ जाता है और अपने स्केच को बनाने लगता है। फिर जैसे ही उसकी निगाह अपने आईपैड पर पड़ती है तो वो ये देखता है कि जेनी के कमरे में कुछ हॉरर एक्टिविटी हो रही होती है। फिर अचानक से वो सीसीटीवी बंद हो जाता है, जिसके बाद जेफ जल्दी से अपनी बेटी के कमरे में जाता है एंड अपनी बेटी को आवाज देने लगता है, क्योंकि उसकी बेटी जेनी वहाँ पर नहीं होती। तभी जेनी उसके सामने आ जाती है, क्योंकि वो एक कोने में छुपी हुई थी। फिर अगले दिन जेफ अपने ऑफिस में बैठकर एलन से भूत के बारे में पूछता है, जिसका जवाब देते हुए एलन उसको ये बोलता है कि उसे लगता है कि इस दुनिया में भूत होते हैं। एंड उसका ये भी मानना है कि भूत प्रेत उन्हीं लोगों की आत्मा होती है जिनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती। तभी उस कंपनी में काम कर रही एक लड़की आती है, जो जेफ को ये बताती है कि उससे मिलने एक आदमी आया था। जल्दी से जेफ कंपनी के बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर मैगी के फादर होते हैं। मैगी के फादर जेफ को ये बोलते हैं कि वो जेनी को अपने साथ ले जाने वाले हैं। साथ में वो जेफ को ये भी बोलते हैं कि उनको ऐसा नहीं लगता कि मैगी की मौत कोई हादसा थी। उनको ऐसा लग रहा था कि मैगी की हत्या हुई है एंड वो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करा रहे होते हैं। सारी बात वो जेफ को बताते हैं एंड वहाँ से फिर चले जाते हैं। फिर अगले दिन जेफ समांथा के साथ जेनी को एक पार्क में घुमाने ले जाता है, जहाँ पर वो समांथा को ये बताता है कि अब वो जेनी के साथ मैगी के फादर के घर शिफ्ट हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि पार्क में कुछ लोग गुड्डे गुड़ियों का खेल देख रहे होते हैं एंड जैसे ही जेफ की निगाह वहाँ पर पड़ती है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि वो सभी लोग उसको मारना चाहते हैं। वहाँ से जेफ जेनी को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद में वो जेनी को उसके कमरे में भेज देता है सोने के लिए। फिर उसके बाद में वो समांथा से बात कर रहा होता है, तभी समांथा उसे अचानक से किस कर देती है। दरअसल समांथा उसको लाइक किया करती थी। फिर वो जेफ से सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जेफ जब अपने दोस्त की कंपनी में जा रहा होता है तो उसे मेट्रो में वही जोकर दिखाई देता है, जो जेफ को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक से जेफ को होश आ जाता है और वो देखता है कि वो पब्लिक के बीच में खड़ा है। फिर उसके बाद में जेफ एलन के सामने ही उसी जोकर को स्केच करने लगता है एंड उस स्केच को देखकर एलन को एक कहानी याद आती है। फिर वो इस कहानी को जेफ को भी सुनाता है, जिसमें वो जेफ को ये बताता है कि जिन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती उनकी आत्मा किसी खिलौने में घुस जाती है। फिर हम जेनी को देखते हैं, उसको कमरे की खिड़की में वही जोकर दिखाई देता है। इसके बाद वो एटिक का गेट खोल देती है और एटिक में चली जाती है। समांथा उसको ढूंढते ढूंढते जब एटिक की तरफ जा रही होती है तो एटिक का गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। फिर समांथा उस गेट को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। फिर समांथा जोर जोर से जेनी को आवाज देने लगती है। थोड़ी देर बाद वो गेट ऑटोमेटिक खुल जाता है, जहाँ पर जेनी उसको अंदर आने को कहने लगती है। जेनी के पीछे वो जोकर भी खड़ा होता है, जिसे देखकर समांथा पूरी तरह डर जाती है। इसके बाद में जेनी एटिक से बाहर आ जाती है। फिर उसके बाद समांथा उस गेट को बंद करके उसी गेट की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। फिर जब जेफ शाम को वापस घर आता है तो ये सारी बातें समांथा उसको बता देती है। इसके बाद जेफ एटिक का गेट पूरी मजबूती से बंद कर देता है। फिर उसके बाद में जेफ वहाँ से अपने कमरे में आता है एंड वहाँ पर वो ये देखता है कि उसके बनाए हुए सारे प्रोजेक्ट जमीन पर गिरे होते हैं एंड पूरी तरह खराब हो चुके होते हैं। एंड उसको ऐसा लग रहा था कि ये सारा काम जेनी ने किया होगा। फिर वो जेनी के पास में जाकर पूछता है तो जेनी उसको ऐसा करने से मना कर देती है। फिर उसके बाद में
अगले दिन जेफ एलन के पास में जाता है एंड उसको ये बोलता है कि मेरी बेटी की वजह से ये सारी पेंटिंग खराब हो गई, मैं जल्द ही इन सबको दोबारा से बनाकर दे दूंगा। लेकिन एलन को भी ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें उसकी बेटी ने नहीं की, बल्कि उसके घर के अंदर जो आत्मा भटक रही है उसने की है। उसको पूरा यकीन होता है कि जेफ के घर में जो आत्मा भटक रही है वो किसी और की नहीं बल्कि मैगी की है। फिर वो जेफ को समझाते हुए उसको ये बोलता है कि तुम्हें अपनी वाइफ से बात करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में एलन जेफ को एक बॉक्स देता है एंड साथ में ये बोलता है कि इस बॉक्स के जरिए तुम अपनी बीवी से बात कर सकते हो। एंड कैसे जेफ इस बॉक्स के जरिए मैगी से बात कर सकता है ये सारी चीजें एलन बता देता है। इसके बाद में जेफ उस बॉक्स को लेकर अपने घर पर आ जाता है। फिर घर पे आने के बाद में जेफ उस बॉक्स को अपने एक ड्रॉर में रख देता है। फिर समांथा जेनी को खाना देती है। समांथा जेनी को खाना देने के बाद में जेफ से बातें करने लगती है एंड तभी हम देखते हैं कि जेनी खाना खा रही होती है एंड तभी उसे अचानक से गले में कुछ होने लगता है। जल्दी से जेफ जेनी को एम्बुलेंस को फोन करने को बोलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ऊपर लटका हुआ झूमर टूटकर लटक जाता है और सीधा समांथा के सर में लग जाता है, जिसकी वजह से समांथा वहां पर बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन जेफ के घर में कुछ पुलिस वाले आते हैं जो उससे और समांथा से पूछताछ करने लगते हैं। फिर उसके बाद में पुलिस वाले समांथा से पूछताछ करके वापस नीचे आ जाते हैं एंड समांथा देखती है कि उसके सामने वही जोकर आ जाता है। वहाँ पर वो अपनी शक्तियों से चादर की मदद लेकर समांथा को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक से वो जोकर वहाँ से चला जाता है। फिर समांथा वहाँ से निकलकर सीधा जेफ के पास में जाती है। वो जेफ को सारी बातें बता देती है जो उसके साथ में बेडरूम में हुई थी। फिर उसके बाद में जेफ समांथा को उसके घर जाने को बोलने लगता है, जिसके बाद समांथा वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद में जेफ एलन के बताए गए तरीके के द्वारा उसी बॉक्स के सहारे मैगी की आत्मा से मिलता है एंड वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो जोकर कोई और नहीं बल्कि एक खिलौना होता है एंड उसके अंदर मैगी की आत्मा घुसी होती है। उसके बाद में जेफ बार बार मैगी की आत्मा से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो जेनी को और उसको परेशान करना बंद कर दे। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जेफ के साथ साथ उसकी फैमिली वकील बैठे होते हैं। वहाँ पर वो फाइनली उन सभी वकीलों को ये बोलता है कि वो जेनी की कस्टडी मैगी के फादर को देना चाहता है। फिर वहाँ से बाहर आने के बाद में मैगी के फादर जेफ को ये बताते हैं कि उनको मैगी की मौत का कारण पता चल गया है। दरअसल मैगी की मौत कोई नेचुरल मौत नहीं थी, उसका मर्डर हुआ था। जिस गाड़ी से मैगी का एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी के बारे में पता चल चुका है एंड उसके ड्राइवर के बारे में कुछ ही देर में पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में मैगी के फादर जेनी को लेने उसके घर पर जाते हैं और जेफ अपने दोस्त के ऑफिस में जाता है। जैसे मैगी के फादर जेनी को लेने उसके घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर जाने के बाद उनके फोन पर एक मेल आता है। उस मेल को देखने के बाद वो पूरी तरह चौंक जाते हैं एंड तभी अचानक से उनके पीछे से कोई उनके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर जेफ भी आ जाता है। फिर वो मैगी के फादर का फोन उठाकर देखता है तो उसे ये पता चलता है कि मैगी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि समांथा है। वहीं पर समांथा भी मौजूद होती है। जब उसको ये पता चलता है कि जेफ सारी बातें जान चुका है तो वो खुलकर सामने आ जाती है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो जेफ से प्यार करती थी एंड मैगी और जेफ को एक साथ देखकर उसे जलन हुआ करती थी। फिर उसके बाद में समांथा वहाँ से एक कांच का टुकड़ा उठा लेती है और वो जेफ को मारने की भी कोशिश करने लगती है। इतने में पीछे से मैगी की आत्मा आ जाती है और वो समांथा को गले से पकड़कर उठा लेती है और उसी के कांच से उसको मार देती है। फिर उसके बाद में मैगी की आत्मा जेफ को भी मारने जा रही होती है। तभी ऊपर से जेनी चिल्लाती है। जेनी जल्दी से भागकर एटिक में चली जाती है और एटिक के खिड़की पर बैठ जाती है और उसे एटिक में जाता हुआ देख जेफ भी उसके पीछे पीछे एटिक में चला जाता है एंड वहाँ पर मैगी की आत्मा भी आ जाती है। फिर वहाँ पर जेनी उन दोनों को ये बोलती है कि जब तुम दोनों आपस में लड़ते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम दोनों के साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। एंड ये बोलकर जब वो रोने लगती है तो अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जेफ जेनी को बचाने के लिए वो भी उस खिड़की से कूद जाता है। फिर जेफ जब जेनी के साथ में नीचे गिर रहा होता है तो उसको अपनी बेटी के साथ में कुछ पुराने लम्हे याद आने लगते हैं, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जेफ अपनी बेटी जेनी से बहुत प्यार किया करता था। एंड ये चीज फाइनली मैगी को भी रियलाइज हो जाती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। फिर अचानक से जमीन पर जेफ की आंख खुलती है एंड वो अपनी बेटी को अपने पास में पाता है। जेनी वहाँ पर जेफ को ये बताती है कि हम दोनों को मॉम ने बचाया है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।